हेलो दोस्तों, दिस इज़ शुभम और आप मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं सिनॉप्सिस आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम केस स्टडी का ये पूरा कोर्स है जो डिस्कस करेंगे। और ये कोर्स यूपीएससी आईएएस और पीसीएस के एग्ज़ाम्स के लिए रेलेवेंट है। और इस कोर्स का जो मेजर मकसद है 120 मार्क्स पेपर 4 में प्राप्त करना। और मेरा मानना है कि अगर ये कोर्स अगर आप पूरा देखेंगे तो ये लक्ष्य इतना कठिन नहीं रहेगा। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। और आज की जो केस स्टडी है वो मैं 2017 के जीएस पेपर 4 से लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो सवाल ये कहता है कि आप एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के हेड हैं, ठीक है। एक दिन एक वर्कर, आपकी ही कंपनी के एक वर्कर का देहांत हो जाता है ड्यूटी पे। ऑन ड्यूटी एक वर्कर मर जाता है और उसकी फैमिली आपसे कॉम्पनसेशन डिमांड कर रही है, ठीक है। लेकिन कंपनी ने कॉम्पनसेशन इसलिए डिनाई कर दिया है क्योंकि जांच में ये पता चला कि वो जो वर्कर की डेथ हुई वो उस समय पिए हुए था। ही वॉज ड्रंक, ठीक है। ही वॉज इन इनएबिलिटेड कंडीशन। फिर बाकी भी उस कंपनी से जुड़े हुए बाकी भी जो वर्कर्स हैं वो भी स्ट्राइक पर चले गए हैं, क्योंकि वो भी उस कंपनी के साथ अपनी सॉलिडारिटी दिखाते हुए उस डिसीज्ड वर्कर के लिए कॉम्पनसेशन की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। जो मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन हैं उन्होंने आपसे रिकमेंडेशन मांगी है, आपसे कुछ सुझाव मांगे हैं। आप मैनेजमेंट को क्या सुझाव देंगे ये पूछा है। डिस्कस द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ ईच ऑफ द रिकमेंडेशन, ठीक है। आप मैनेजमेंट को क्या सुझाव देंगे और जो भी सुझाव आप देंगे उसके मेरिट और डिमेरिट आपको डिस्कस करने, ठीक है। चलिए अब इसका अप्रोच देखते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था कि सिचुएशन बेस्ड केस स्टडी है, तो सिचुएशन बेस्ड जो केस स्टडीज़ होती हैं उसका पहला अप्रोच होता है स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना। एक बार आपने स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद आसान है। फिर उसके बाद दूसरा काम है कि हम प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेंगे। आप चाहें तो इस केस स्टडी के समरी या जिस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। समरी भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो भी कॉम्पीटिंग वैल्यूज़ होंगी इस केस की उसको भी थर्ड पॉइंट में उसे लिखना है। फिर जो आप रिकमेंडेशन देंगे उसके मेरिट और उसके डीमेरिट को आपको यहाँ पर लिखना है और कंक्लूड करना है। अब देखिए टाइम डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। तो अगर मान लीजिए कि 15 मिनट का अगर हमारा केस है तो 2 मिनट चले गए पढ़ने में, ठीक है। फिर पढ़ने में और स्टेक होल्डर लिखने में। फिर आपने प्रॉब्लम लिखी 1 मिनट की, ठीक है। कॉम्पीटिंग वैल्यूज़ मान लीजिए 2 मिनट गया, तो 2 2 4 1 5, अब आपके पास बचे 10 मिनट। तो कंक्लूजन लिखने में आपको मान लीजिए कि लगेंगे 1.5 मिनट, ठीक है। तो 7 से 8 मिनट का जो समय है आपको यहाँ पर देना है, क्योंकि इस केस का सबसे जो मुख्य बिंदु है वो ये पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरीके से इस केस का टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, स्टेक होल्डर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टेक होल्डर होगा वो होगा मैं खुद। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन इसका स्टेक होल्डर है। फिर उसके बाद फैमिली और जो डिसीज वर्कर है, ठीक है। डिसीज वर्कर की जो फैमिली है वो स्टेक होल्डर है, क्योंकि अब डिसीज वर्कर तो मर चुके हैं तो वो आपके फैसले का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो ही विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर स्टेक होल्डर, ठीक है। हिज फैमिली विल बी कंसिडर्ड एज अ स्टेक होल्डर बट दैट डिसीज वर्कर विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर स्टेक होल्डर कैटेगरी। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद और बाकी के भी जो वर्कर हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के वो भी स्टेक होल्डर होंगे। फिर पांचवें में आप सोसाइटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। सोसाइटी विल ऑल्सो बी अ स्टेक होल्डर इन दिस केस। फिर एक चाहो तो स्टेक होल्डर आप गवर्नमेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन या लेबर डिपार्टमेंट ऐसा लिख सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, तो सिंपल प्रॉब्लम को सिंपल शब्द में लिख सकते हैं, शुड ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पनसेट फॉर नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ वर्कर, ठीक है। क्या ऑर्गेनाइजेशन को उस चीज़ के लिए कॉम्पनसेशन देना सही है अगर वो गलती वर्कर ने करी है, ये प्रॉब्लम है। चाहे तो आप प्रॉब्लम लिखने की जगह पे इस केस का जिस्ट भी लिख सकते हैं। इस केस का जिस्ट कैसे लिखेंगे कि इन अ कंपनी अ वर्कर हैज़ डाइड
due to his own negligence and dependent of that deceased worker and other workers are are demanding compensation, which is against policy of the ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के कॉम्पनसेशन पॉलिसी के खिलाफ है कि अगर आप खुद की नेग्लिजेंस से अगर आपके साथ कुछ भी दिक्कत होती है तो उसके लिए कंपनी लाइबल नहीं होगी। ठीक है, तो कंपनी की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ ये कॉम्पनसेशन वाला चीज़ जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में कंपनी को इस सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए ये पूछा है। ठीक है, तो चलिए कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज लिख सकते हैं कि दिस एबव केस इज अ क्लैश बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी और ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी वर्सेस कंपैशन फॉर इट्स एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिली मेंबर्स। तो पॉलिसी और कंपैशन के बीच की लड़ाई है इस केस में। ठीक है, आप एग्ज़ाम में भी चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि अगर ये पेपर है, सॉरी, अगर ये पेपर है आपका और आपको लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे मिडिल में ऐसे लिख सकते हैं। इससे थोड़े से आपके आंसर की जो विजुअल अपील है वो बेहतर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपकी रिकमेंडेशन, अब पूछा है आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी। तो देखिए, ऐसा नहीं पूछा है आपसे कि आप क्या क्या ऑप्शन सुझाएंगे या आप कौन कौन से ऑप्शंस आपके सामने हैं बीइंग एन एचआर मैनेजर। आपसे रिकमेंडेशन पूछा, तो रिकमेंडेशन में ऐसा नहीं होगा कि आपको ये लिखना है कि पहले आप कॉम्पनसेशन दे देंगे। ठीक है, ऑप्शन 1 कि कॉम्पनसेशन मना कर देंगे, ऑप्शन 2 कॉम्पनसेशन दे देंगे, फिर कॉम्पनसेशन मना कर देंगे उसके मेरिट डिमेरिट लिखें, फिर कॉम्पनसेशन दे देंगे उसके मेरिट डिमेरिट लिखें। ऐसा नहीं है। सुझाव जब आपको देने को पूछा है इसका मतलब कि आपको दोनों में से कोई एक ही चूज़ करना है, आपको दोनों नहीं लिखने हैं। तो सुझाव ऑब्वियस सी बात है, आपको एक ही सुझाव देना है। ठीक है, तो तो आपकी रिकमेंडेशन होगी कि ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव compassionate व्यू ऑफ द सिचुएशन एंड शुड स्ट्राइव टू प्रोवाइड रिलीफ टू द डिपेंडेंट ऑफ द डिसीज्ड वर्कर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिसी, सिर्फ पॉलिसी का हवाला देते हुए कॉम्पनसेशन को डिनाई नहीं करना चाहिए, बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन को कंपैशनेट व्यू रखना चाहिए अपनी कंपनी से जुड़े हुए किसी भी वर्कर और उसके परिवार के प्रति। ठीक है, तो ये पहली बात लिख ली। फिर आप ये भी लिखेंगे कि हाउएवर सिंस वर्कर वाज ड्रंक एंड दस ब्रोक ऑर्गेनाइजेशनल रूल। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के कानून की और उसके कायदे कानून की, उसके पॉलिसी और उसकी नीतियों की रक्षा करना भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं तो अगर ऐसे नाजायज़ डिमांड अगर आप टॉलरेट करते रहेंगे तो फिर ऑर्गेनाइजेशन के रूल और पॉलिसी का फिर मतलब क्या रहा। तो इसकी रिस्पेक्ट भी ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा अप्रोच होगा, जो मेरी रिकमेंडेशन होगी वो दोनों के बीच का होगा कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी पर भी आंच ना आए और जो मरा हुआ वर्कर है उसके परिवार को भी सहायता में पहुंचा सकूं। ठीक है, तो एक बीच का रास्ता इसमें निकालना है। तो इसलिए पहले तो ये है कि कंपैशनेट व्यू रखना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन चूंकि वर्कर वाज ड्रंक और उसका खुद का नेग्लिजेंस था, इस वजह से कॉम्पनसेशन टू द फैमिली शुड नॉट बी प्रोवाइडेड इन सेम कैटेगरी, रेदर अदर मैकेनिज्म फॉर रिलीफ लाइक जॉब टू द डिसीज्ड कैन बी प्रोवाइडेड। मॉनेटरी पैसा ना देकर, ठीक है, अगर उसके परिवार में कोई लड़का है या कोई भी ऐसा है तो उसको नौकरी पे रखा जा सकता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि दोनों ही चीज़ों को हम बैलेंस कर पाएंगे, उसकी मदद भी कर पाएंगे, उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के नीतियों की का भी सम्मान कर पाएंगे। फिर तीसरा है कि दे शुड बी रोबुस्ट वेटिंग मैकेनिज्म शुड बी पुट इन प्लेस सो दैट सेम एक्सीडेंट में नॉट रीअकर इन फ्यूचर। जैसा कि मैंने हमेशा बताता हूँ कि बीइंग अ सिविल सर्वेंट आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में भी अपनी सोल्यूशन दिया कीजिए। ठीक है, तो एक वेटिंग मैकेनिज़्म आप इंस्टॉल करेंगे। वेटिंग मतलब कि कोई भी अगर वर्कर आता है तो उसकी चेकिंग हो कि वो कहीं पिया हुआ तो नहीं है, कहीं उसकी हेल्थ के साथ कोई इशू तो नहीं है, वो सब कुछ है तो नहीं, उसने हेलमेट पहन रखा है कि नहीं पहन रखा है, उसने जो भी प्रोटेक्टिव गियर्स होंगे वो पहन रखे हैं कि नहीं पहन रखे हैं, उसने जो रिकमेंडेड शूज़ और जो किट है, जो भी ड्रेस है वो पहन रखा है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि ऐसा जो एक्सीडेंट है वो फिर से फ्यूचर में ना हो। ठीक है,
तो वेटिंग मैकेनिज़्म जैसे सारे वर्करों को स्क्रूटनाइज किया जाए, उनको वर्क मशीन पे काम करने से पहले उनकी टेस्टिंग हो, फिर वर्क प्लेस का सेफ्टी ऑडिट हो, आईएलओ की गाइडलाइंस, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन के अनुसार वर्क प्लेस का सेफ्टी ऑडिट हो, ठीक है। फिर फैक्ट फाइंडिंग टीम भी हमें कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए एचआर डिपार्टमेंट के अंडर, जो एग्जामिन कर सके कि वाई वर्कर वॉज ड्रंक एट द वर्क प्लेस। समझ आ रही बात? तो ये इस तरीके से लिखना है कि एक और हम टीम बिठाएंगे। एक तो पहली बात है कि वेटिंग मैकेनिज्म हम लगाएंगे ताकि ये प्रॉब्लम फिर से ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि हम एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भी लगाएंगे जो ये जानने की कोशिश करेगी कि भाई वो वर्कर पिया हुआ क्यों था। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा जो काम करने का तरीका है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल है, उस स्ट्रेस को कम करने के लिए लोगों को नशे की लत लग रही है, ठीक है। हमारा जो कहीं ऐसा तो नहीं स्ट्रेसफुल वर्क इन्वायरमेंट है लोगों का, या वर्किंग आवर्स बहुत लंबे हैं, वर्किंग इन्वायरमेंट ख़राब है, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम वर्क कल्चर को और ज़्यादा फ्रेंडली बना सकते हैं, वर्कर फ्रेंडली बना सकते हैं। इससे जो वर्कर को इस तरीके के शराब और नशे की में काम करने की जो आदत है उससे छुटकारा मिलेगा। वो अपने वर्क को इंजॉय कर पाएगा। इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग वर्क एज अ बर्डन, ही विल बी एबल टू कंसिडर हिज वर्क एज अ गेम, एज अ प्ले, एज अ समथिंग इंजॉयबल एक्टिविटी, ठीक है। फिर उसके अलावा प्रॉपर अवेयरनेस प्रोग्राम भी आप लॉन्च करेंगे टू प्रमोट कल्चर ऑफ सेफ्टी एट वर्क प्लेस, ठीक है। कल्चर ऑफ सेफ्टी एट वर्क प्लेस को प्रमोट करने के लिए आप अवेयरनेस प्रोग्राम भी लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस केस को हैंडल करेंगे। एक और ख़ास बात है कि जब भी आप केसेस को सॉल्व करें तो जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनको आप अंडरलाइन करना ना भूलें कि ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव कंपैशनेट व्यू ऑफ द सिचुएशन, ये अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। फिर जॉब टू द डिसीज्ड किन, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। वेटिंग मैकेनिज्म, सेम एक्सीडेंट में नॉट रीअकर इन फ्यूचर, ये अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर स्क्रूटनाइज, ऑल वर्कर शुड बी स्क्रूटनाइज्ड, ठीक है। सेफ्टी ऑडिट ऑफ वर्क प्लेस, ये अंडरलाइन करेंगे। फैक्ट फाइंडिंग टीम, वाई वर्कर वॉज बीइंग ड्रंक एट वर्क प्लेस। फिर स्ट्रेस वर्क लाइफ, फिर वर्क कल्चर वर्कर फ्रेंडली, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम, कल्चर ऑफ सेफ्टी एट वर्क प्लेस, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये जो मेन पॉइंट्स हैं उसको आप अंडरलाइन करना ना भूलें, ठीक है। फिर जस्टिफिकेशन अपने आंसर का लिखना ज़रूरी है कि बेंडिंग अगेंस्ट पॉपुलर डिमांड एंड कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी विल सेट अ रॉन्ग प्रेसिडेंस, ठीक है। अगर लोगों की बातों पर ही अगर हम कानून के साथ अगर हम पॉलिसीज़ के को बेंड करने लगे तो एक गलत एग्जाम्पल सेट होगा, ठीक है। और इससे होगा क्या कि नेग्लिजेंस फॉर बीइंग ड्रंक एट वर्क प्लेस प्रमोट होगा। वर्कर्स को क्या लगेगा कि ज़्यादा ज़्यादा एक्सीडेंट होगा तो फिर से हम लोग स्ट्राइक और हड़ताल करके फिर से कॉम्पनसेशन ले लेंगे, तो एक गलत एग्जाम्पल सेट होगा। इसलिए अदर सुटेबल एवेन्यूज फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द डिसीज फैमिली मस्ट बी एक्सप्लोर्ड। दूसरे तरीके से हम उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाय दिस वे ऑर्गेनाइजेशन विल बी एबल टू एक्सटेंड इट्स कंपैशनेट हैंड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एट देयर पॉलिसी लेवल, ठीक है। आप मदद का, दया का भी हाथ बढ़ा पाएंगे बिना पॉलिसी के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ किए हुए, ठीक है। फिर मोर ओवर ब्रिंगिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल चेंजेस विल हेल्प इन टू इंश्योर नॉन रिपीटेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ एक्सीडेंट इन फ्यूचर। फिर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी आप सेट करेंगे। कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म? पहला तो है वेटिंग प्रोसेस, वेटिंग प्रोसेस। दूसरा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है कि आप वर्कर फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करेंगे, वर्कर फ्रेंडली इन्वायरमेंट। फिर तीसरा है कि अवेयरनेस,
awareness about culture of safety at workplace। तो ये 3 आप इंस्टीट्यूशनल चेंजेस करेंगे ताकि सेम प्रॉब्लम वापस से फ्यूचर में रीअकर ना हो। तो इस तरीके से आप अपने केस को सॉल्व करेंगे और कंक्लूजन में 1-2 शब्द में चाहो तो आप कंक्लूजन लिख सकते हो। वैसे जस्टिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये इटसेल्फ इज़ अ कंक्लूजन, लेकिन फिर भी आई विल एडवाइज़ यू कि आप कंक्लूजन कभी भी मिस मत करिए, हमेशा कंक्लूजन लिखिए। तो ये था केस। synopsisis.in की वेबसाइट पर जाकर आप इस पूरे कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही रीज़नेबल है और इसको ज़रूर करिए, और इससे आपको सारे वीडियोस और सारी पीडीएफ जो भी लेक्चर्स हैं मेरे, वो सारी पीडीएफ और सारे वीडियोस आपको टोटली फ्री और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस आवर चैनल विच इज़ ऑन यूट्यूब, ताकि उससे रिलेटेड ऐसे ही इम्पॉर्टेंट छोटे छोटे क्रिस्प वीडियोस आपको समय समय पर आपको मिलते रहें। और बेल आइकन दबा लेंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा कि उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आपको खोजना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपको मोबाइल पे नोटिफिकेशन जो आपका पॉपअप मेनू होता है उसमें आपको लेक्चर्स अपलोड होने की नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए आज का ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।